ये जीवन के छोटे छोटे लेकिन गहरे सबक सिखाने वाली किताब है। यह सादे शब्दों में आपको उद्देश्य, दया और साहस से जीना सिखाती है, ताकि आपकी यादें केवल आपकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आपके जीवन के असर से जिंदा रहें। यह किसके लिए है? वे जो दिनचर्या या तनाव में फंसे हैं, युवा प्रोफेशनल्स जो दिशा खोज रहे हैं, आत्मविकास में रुचि रखने वाले पाठक, लीडर्स, शिक्षक या मार्गदर्शक, वे जो अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। परिचय। यह किताब किसी को अमीर, प्रसिद्ध या परिपूर्ण बनाने के लिए नहीं है। यह उस इंसान को जगाने के लिए है जो दूसरों के दिलों में याद के रूप में जी सके। एक शोरगुल भरी दुनिया में लेखक कुछ शांत लेकिन अमूल्य संदेश लाते हैं, जो आपको सिखाते हैं कैसे धीमे होकर जिंदगी के असली मायनों से जुड़े, सफलता से आगे जाकर अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिएं, छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों से गहरा प्रभाव कैसे बनाएं, जिंदगी ऐसे जिएं कि जब आप ना रहें तो लोग केवल रोए नहीं, आपको शुक्रिया भी कहें। इसे कोई कठिन उपदेश ना समझें, यह एक कंपास की तरह है जो हर रोज आपको सही दिशा दिखाता है। चैप्टर 1। ऐसे जियो कि जब तुम जाओ तो दुनिया रो पड़े। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम रोते हैं और बाकी लोग खुश होते हैं। असली सवाल यह है, क्या हम ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो दुनिया रोए और हम मुस्कुराते हुए जाएं? यही है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की आत्मा। एक ऐसा जीवन जहां हमारी मौजूदगी मायने रखती हो और हमारी अनुपस्थिति भी। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अक्सर लोग गतिविधियों को उपलब्धि समझ बैठते हैं। हम बाहर से तो सफल लग सकते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ तो दिया है, लेकिन सच्चा मानवीय जुड़ाव अक्सर कम हो गया है। सच्ची सफलता पोजीशन, पैसा या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि उन मूल्यों, सच्चाइयों और प्रभाव में है जो हम पीछे छोड़ते हैं। लेखक हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या मैंने आज किसी की ज़िंदगी को छुआ? क्या मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करेंगे? यही वो सवाल हैं जो यह तय करते हैं कि हम केवल जिंदा हैं या सच में जी भी रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुका हो, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी ही ज़िंदगी में जीता हूँ। यही भावना दिखाती है कि असली संतोष देना, योगदान देना और खुद को बेहतर बनाना है। एक तरीका है रोज़ सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए खुद से सवाल पूछना, क्या आज मैंने अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में बढ़ाया जो मेरे वैल्यूज़ दर्शाते हैं? क्या मैंने रिश्ते बनाए या निभाए जो मायने रखते हैं? क्या मैंने कुछ सकारात्मक योगदान दिया? इस प्रक्रिया में जर्नलिंग मदद कर सकती है। केवल 5 मिनट की ईमानदार लेखन भी जागरूकता बढ़ा सकती है। लेखक कहते हैं कि लेगेसी सिर्फ बड़े कामों से नहीं बनती, यह बनती है रोज़ के छोटे छोटे सच्चे व्यवहार से, दया, ईमानदारी और सेवा से। हमें जीवन को तब तक टालते नहीं रहना चाहिए जब तक कोई संकट ना आए। आज से शुरू करें। जैसा कि लेखक कहते हैं, जिंदगी एक नाजुक तोहफा है, इसे जी लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चैप्टर 2। मौन और एकांत की शक्ति को पहचानिए। इस दुनिया में जहाँ हर क्षण कुछ न कुछ आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, वहाँ मौन और एकांत के महत्व को अक्सर भुला दिया जाता है। लेकिन यही 2 शक्तियाँ हैं जो आपके आंतरिक विकास और सेल्फ कम्युनिकेशन के सबसे बड़े साधन बन सकती हैं। ये हमें धीमा होने, सोचने और असली मायनों में खुद से जुड़ने का अवसर देती हैं। मन एक शांत झील की तरह है, जितना अधिक शांत होगा उतना ही स्पष्ट दिखेगा। मौन का मतलब केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि यह स्पष्टता की उपस्थिति है। और एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं, बल्कि स्वयं की संगति है। लेखक बताते हैं कि ये शांत क्षण कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सार्थक जीवन के लिए ज़रूरी है। एक कहानी है लाइट हाउस कीपर की, जिसके पास सीमित मात्रा में तेल था, प्रकाश को जलाए रखने के लिए, जिससे जहाज़ों को रास्ता मिल सके। पड़ोसी आए और तेल मांगते रहे और उसने सबको दे दिया। अंततः जब उसके पास तेल खत्म हो गया तो एक रात कई जहाज चट्टानों से टकरा गए। संदेश साफ है, अगर आप अपनी आंतरिक रोशनी को नज़रअंदाज करेंगे तो ना खुद के लिए रास्ता देख पाएंगे, ना दूसरों को दिखा पाएंगे। इस रोशनी को बनाए रखने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि हर सुबह कुछ समय शांति में बिताएं। दिन की भागदौड़ में कूदने से पहले कुछ मिनटों का ध्यान, शांतिपूर्ण पढ़ना या आत्मचिंतन आपके पूरे दिन को स्थिरता और उद्देश्य दे सकती है। डायरी लिखना या जर्नलिंग भी एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास है। यह आपके विचारों को सामने लाता है, भावनाओं को स्पष्ट करता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या बदलना ज़रूरी है। सिर्फ कुछ लाइंस रोज़ लिखने से आप अपनी सोच के पैटर्न पहचान सकते हैं। मौन आपकी जागरूकता को भी मजबूत करता है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आप यह समझने लगते हैं कि उन्हें चुनने की शक्ति आपके पास है। बाहरी शोर
उलझने या नेगेटिविटी आपको नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक आप उन्हें ऐसा करने ना दें। आज की डिजिटल दुनिया में आपके सबसे कीमती क्षण वे हो सकते हैं जब आप चुप हों, खुद से जुड़ते हुए, रास्ता पहचानते हुए और भीतर की इंटेलिजेंस को सुनते हुए। चैप्टर 3, अनुशासन और स्पष्टता के साथ अपनी जीवन प्राथमिकताएं तय करें। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक यह नहीं है कि हमारे पास समय की कमी है, बल्कि यह है कि हम अपना अधिकतर समय अनावश्यक चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। बहुत से लोग दिन भर रिएक्शन में जीते हैं, सोच समझकर जवाब देने के बजाय एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर भागते हुए, बिना यह पूछे कि क्या यह वास्तव में मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक फोकस्ड जीवन की कुंजी है अपनी प्रायोरिटीज को समझना और उनमें ईमानदारी बनाए रखने का अनुशासन रखना। लेखक बताते हैं कि ना कहना कई बार हाँ कहने से अधिक शक्तिशाली होता है। हर बार जब आप किसी बेकार चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। चीन के संत चुआंग तुजू अपनी वृद्ध अवस्था में भी शाही तलवारें बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। जब उनसे पूछा गया कि उनका रहस्य क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने अपने जीवन को केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित किया, अपनी कला को परफेक्ट करना। यह दर्शाता है कि सच्ची प्रोडक्टिविटी मेहनत से नहीं बल्कि स्पष्ट फोकस से आती है। माइकल जॉर्डन इसका आधुनिक उदाहरण है। उन्होंने ना तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खुद तय किए, ना ही ट्रैवल करने के स्केड्यूल बनाए। उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, गेम खेला और अपनी प्रतिभा को निखारा। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अपना ध्यान केंद्रित करें, बुनियादी चीज़ों को अपने हाथ में रखें और बाकी काम दूसरों को सौंप दें। आत्म अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्यों को उपलब्धियों से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हमें वही करना चाहिए जो सही है, भले ही काम करने का मन ना हो, जैसे कि जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ना, दयालु बनना। ईएम ग्रे के अनुसार सफल लोग वे कार्य करते हैं जिन्हें असफल लोग करने से कतराते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि आप एक डेली कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, यानी अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सिद्धांतों की एक सूची जो आपके डिसीजंस का मार्गदर्शन करे। यह कोई मुश्किल नियम नहीं बल्कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जैसे दया, साहस, सादगी, कृतज्ञता और हाँ, आराम को ना भूलें। सप्ताह में एक बार कुछ घंटों के लिए बिना फोन, बिना काम करे खाली बैठे, यह आपको फिर से ऊर्जा देगा। अनुशासन और आराम का यह संतुलन न केवल टिकाऊ है बल्कि अत्यंत संतोषजनक भी। अगर आप एक अर्थपूर्ण जीवन चाहते हैं तो शुरुआत अपने कैलेंडर से नहीं, अपने सिद्धांतों से करें, फिर अपने दिन को उनके अनुसार आकार दें। चैप्टर 4, बिना पछतावे के जीने का रहस्य। आज की दुनिया में जहां हर इंसान को अचीवमेंट्स, गोल्स और रिजल्ट से आंका जाता है, वहां यह सोचना स्वाभाविक है कि जीवन का मूल्य सिर्फ सफलता से तय होता है। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम केवल नतीजों पर ध्यान देंगे तो जीवन की वह गहराई खो देंगे जो केवल यात्रा करने में मिलती है। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें हम भीतर से विकसित होते हैं। बहुत से लोग अपनी खुशियां टालते रहते हैं, सोचते हैं कि जब उन्हें नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा या सराहना मिलेगी तभी वे जिएंगे। लेकिन इस सोच में वे उन छोटे छोटे पलों को खो देते हैं जो उन्हें सच्चा इंसान बनाते हैं, जैसे असफलताओं से मिली सीख, आगे बढ़ने की संतुष्टि या आत्मनिर्माण के पल। लेखक हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हम इतने बिजी हैं मंजिल पाने में कि रास्ते को जीना भूल गए हैं। जो लोग अच्छे माता पिता, लीडर, कलाकार या मित्र बनते हैं वे एक क्षण ऐसे नहीं बन जाते। वे हर दिन हर निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं। नज़रिया यह होना चाहिए कि हम केवल सक्सेस का जश्न ना मनाएं बल्कि सक्सेस से आए बदलाव का भी सम्मान करें जो उसे पाने में आया। अगर आपने कोई परीक्षा पास की है तो केवल अंक नहीं, उन अनगिनत घंटों को भी देखें जो आपने अनुशासन में बिताए। उन डरों को याद करें जिन्हें आपने हराया। लेखक अपने अनुभव में बताते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्हें टीवी और रेडियो पर बोलने में अच्छा लगता था, लेकिन जब उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स देखी तो उन्हें महसूस हुआ कि वे बहुत तेज़ और साफ नहीं बोलते थे। उन्होंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स किए और खुद को सुधारा। यही सेल्फ अवेयरनेस और प्रयास हमें आगे बढ़ाते हैं। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे आप नेतृत्व, प्रेम, उपचार या विकास सीख रहे हो। यात्रा ही सबसे बड़ा शिक्षक बनती है। लेखक कहते हैं, अगर आप दूसरों से ज़्यादा असफल हुए हैं तो हो सकता है कि आप दूसरों से ज़्यादा पूर्ण रूप से जी भी रहे हों। सभी चीज़ें सही होने की प्रतीक्षा मत कीजिए, शुरू कर दीजिए। असफल होकर आगे बढ़ते रहना स्थिर रहकर सफल दिखने से कहीं बेहतर है। अंत में आपने क्या पाया उससे अधिक मायने रखता है कि आप क्या बने। चैप्टर 5, अपने समय और भावनाओं को काबू में रखें इससे पहले कि वे आपको काबू कर लें। समय आपकी सबसे कीमती और नॉन रिन्यूएबल संपत्ति है। यह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता।
फिर भी बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय हो। घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, टीवी देखते हुए या ज़रूरी कामों को टालते रहते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि समय को एक अमूल्य संसाधन की तरह संभालना चाहिए, जिसे सम्मान और सोच समझकर खर्च किया जाए। समय का बेहतर उपयोग स्पष्टता से शुरू होता है। सबसे पहले यह समझें कि आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। जब प्राथमिकताएं साफ होती हैं तो आपका समय अपने आप उन्हीं के हिसाब से व्यवस्थित होने लगता है। किताब पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना और एक्सरसाइज करना, यह सब समय की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। समय को मैनेज करने का एक प्रभावी उपाय है अपने दिन का पहले से प्लान बनाकर चलना। बिना प्लान के दिन शुरू करने पर ध्यान बटाने वाली चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। अपनी दिनचर्या में शांत रहना, सीखना और आराम के लिए समय तय करें। साथ ही सीमाएं बनाना भी ज़रूरी है, ना कहना सीखें। लेकिन केवल टाइम मैनेजमेंट काफ़ी नहीं है, भावनात्मक संतुलन भी उतना ही ज़रूरी है। आपके भाव और उन पर आपकी प्रतिक्रिया यह तय करती है कि आपका समय कैसे बीतेगा और आपका जीवन कैसा अनुभव होगा। गुस्सा, चिंता, जलन जैसी नेगेटिव इमोशंस ऊर्जा को वेस्ट करते हैं। अगर इन्हें अनदेखा किया जाए तो ये फोकस खत्म कर देते हैं और रिश्ते तोड़ सकते हैं। लेखक कुछ उपाय सुझाते हैं। एक है वरी ब्रेक। चिंता को पूरे दिन हावी ना होने दें, बल्कि दिन में एक निश्चित समय तय करें, जैसे 30 मिनट, जब आप केवल चिंताओं पर ध्यान देंगे। बाकी समय अगर कोई चिंता आए तो उसे लिख लें और बाद में देखें। समय के साथ आपका दिमाग पूरे दिन चिंतित रहना छोड़ देगा। दूसरा उपाय, अपनी चिंताओं को कागज पर लिखना। जब आप उन्हें लिखते हैं तो उनका बोझ कम लगता है और समाधान भी साफ होता है। और अंत में अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर सजग रहें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का पॉज ही आपकी शक्ति है। जब गुस्सा आए तो 10 नहीं 100 तक गिने, सोच समझकर उत्तर दें। यही समय और मानसिक शांति दोनों बचाता है। समय और भावनाओं को मैनेज करना कंट्रोल नहीं बल्कि आज़ादी है। जब आप प्रतिक्रिया और हड़बड़ी से ऊपर उठते हैं तब आपके भीतर स्पष्टता, क्रिएटिविटी और शांति के लिए जगह बनती है। चैप्टर 6, बड़े लक्ष्य तय करें और छोटी सोच से बाहर निकलें। एक जीवन बिना लक्ष्यों के वैसे ही है जैसे बिना कंपास के चलने वाला जहाज। वह चलता तो है लेकिन किसी दिशा के बिना। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य हमारे जीवन को ढांचा, ऊर्जा और उद्देश्य देते हैं। यह हमारे निर्णयों को मार्गदर्शन देता है और बताता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। लेकिन हर लक्ष्य समान नहीं होता। बहुत से लोग छोटे लक्ष्यों को चुनते हैं डर की वजह से, जैसे असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, या यह डर कि वे पर्याप्त नहीं है। समस्या यह है कि छोटी सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है। हम मानने लगते हैं कि हमारी सीमाएं असली हैं, जबकि सच तो यह है कि ज्यादातर सीमाएं हमने खुद बनाई होती हैं। लेखक हमें चुनौती देते हैं कि हम इस मानसिक जेल से बाहर निकलें और बड़े सपने देखें। बड़े लक्ष्य हमारी संभावनाओं को फैलाते हैं। वे हमें उत्साहित करते हैं और आगे खींचते हैं। जैसा कि बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, जिंदगी बहुत छोटी है छोटी सोच के लिए। अगर आपके लक्ष्य आपको थोड़ा डराते नहीं हैं तो शायद वे बड़े नहीं हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने का सबसे प्रभावी उपाय है स्पष्टता, क्लैरिटी। जब आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है तो आप ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को छांट पाते हैं और सही अवसर पहचानते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को रोज लिखते हैं, जैसे कि किसी नोटबुक में, तो वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाते हैं और भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जिम्मेदारी लेना। बड़े लक्ष्य साहस बनाते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा है तो हालात को दोष मत दीजिए, जिम्मेदारी लें और फिर से शुरुआत करें। जैसा कि लेखक कहते हैं, अगर कुछ होना है तो वह मेरे कारण ही होगा। साहस जरूरी है। इसका मतलब लापरवाही नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। विकास वही होता है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे आमतौर पर उन जोखिमों का पछतावा नहीं करते जो उन्होंने लिए, वे उन अवसरों का अफसोस करते हैं जो उन्होंने छोड़े। परफेक्शनिज्म को छोड़िए, प्रगति ज्यादा मायने रखती है। हर छोटा कदम गति बनाता है और हर असफलता कुछ सिखाती है। बार बार कोशिश करना और आगे बढ़ते रहना, यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि एक आईना होता है। यह दिखाता है कि आप खुद को किस लायक समझते हैं। इसलिए ऊंचा सोचिए, ध्यान केंद्रित रखिए और लगातार कदम उठाइए। चैप्टर 7, खुशियों और अपने आज से फिर से जुड़ें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अक्सर अपनी चमत्कार भावनाएं खो देते हैं। दिनचर्या, जिम्मेदारियां और समय सीमाओं में उलझकर हम यह भूल जाते हैं कि रुकना, खेलना या केवल अभी के पल को जीना भी जरूरी है। लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि सच्चा आनंद किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं बल्कि अक्सर सबसे साधारण चीज़ों में छिपा होता है। बच्चे इस कला को स्वाभाविक रूप से जानते हैं। वे बार बार हंसते हैं, उत्सुकता से सवाल पूछते हैं और साधारण सी चीज़ों में भी जादू ढूंढ लेते हैं। एक बच्चा जीवन का आनंद लेने के लिए छुट्टियों का इंतजार नहीं करता, वह आज में जीता है, चाहे वह पालतू जानवर से खेलना हो या अपनी पसंदीदा चीज़ खाना। एक कहानी में बताया गया है कि एक बच्चा जब ब्रेड खा रहा था तो उसने उसकी मुलायम हिस्से को पहले खा लिया और किनारे छोड़ दिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन के सख्त हिस्सों में उलझे रहने के बजाय उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको सचमुच खुशी देती है।
लेकिन बड़े होकर हम इस सहज आनंद को खो बैठते हैं। हम अपना ज़्यादातर समय उन कामों में लगा देते हैं जो हमें थका देते हैं, जैसे बिल भरना, साफ सफाई करना, चिंता करना। लेखक प्रेरित करते हैं कि हम जानबूझकर जीवन में थोड़ी खेल भावना वापस लाएं, संगीत सुनें, कोई फिल्म देखें, टहलने जाएं या कोई ऐसा काम करें जिससे सिर्फ मुस्कान आए। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर का ख्याल रखना। प्राचीन रोम में माना जाता था कि एक स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। यह बात आज भी सच है। रोजाना की थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधि जैसे टहलना या व्यायाम आपके मूड को बेहतर बनाता है और मानसिक स्पष्टता देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि हर 1 घंटे के व्यायाम से औसतन जीवन में 3 घंटे का इजाफा हो सकता है। आनंद से फिर से जुड़ने का एक तरीका यह भी है कि उन चीज़ों से दूर हो जो लगातार आपका उत्साह कम करती है। हर गतिविधि आपके समय की हकदार नहीं होती। अगर कोई काम बार बार आपको तनाव या बोरियत देता है तो उसे किसी खुशी देने वाली गतिविधि से बदलने पर विचार करें। आनंद कोई लग्जरी नहीं, यह जिम्मेदारी है। जब आप आनंदित होते हैं तो आप अधिक दयालु, रचनात्मक और दूसरों के लिए अधिक उपस्थित रहते हैं। कुछ छोटे छोटे अभ्यास आपकी भावनात्मक दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं और जीवन को संतुलित और जीवंत बना सकते हैं। चैप्टर 8, रोजमर्रा की करुणा से जीवन में अर्थ भरें। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ पाने, इकट्ठा करने और उपलब्धियां हासिल करने की होड़ लगी है, वहां हम अक्सर दूसरों के लिए कुछ करने की शक्ति को भूल जाते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के सबसे अर्थपूर्ण क्षण अक्सर व्यक्तिगत जीत से नहीं बल्कि छोटे छोटे दयालु कार्यों से आते हैं जो किसी और के जीवन को छू जाते हैं। आपको किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सा धन्यवाद, किसी अजनबी के लिए एक दयालु शब्द या किसी को पूरा ध्यान देकर सुनना, ये छोटे कार्य बहुत गहराई तक असर डाल सकते हैं। इनकी लागत बहुत कम होती है लेकिन प्रभाव बहुत अधिक। मदर टेरेसा ने कहा था, हम सब बड़े काम नहीं कर सकते लेकिन हम सब छोटे काम बड़े प्रेम से कर सकते हैं। दया का अभ्यास करने का एक तरीका है दिल से सुनना। ज़्यादातर लोग समाधान नहीं चाहते, वे सिर्फ सुने जाना चाहते हैं। जब आप बिना टोके और बिना जजमेंट के सुनते हैं तो आप सम्मान और उपस्थितता दिखाते हैं। एक और तरीका है बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करना। किसी प्रियजन को छोटा सा उपहार दे देना, किसी की चुपचाप मदद करना। ये पल न सिर्फ दूसरों की सेवा करते हैं बल्कि आपके अपने जीवन में उद्देश्य की भावना को गहरा करते हैं। तब आप केवल जीवन के उपभोक्ता नहीं रहते बल्कि एक योगदानकर्ता बन जाते हैं। कई सफल व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उनकी सबसे संतुलित और संतोषजनक एक्सपीरियंसेस सेवा से जुड़ी रही है, ना कि सिर्फ सफलता से। दैनिक जीवन की दौड़ में यह सोचना आसान होता है कि दूसरों की मदद के लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही क्षण दया और सेवा के हमारे समय को अर्थ देते हैं। जब आप अपने कार्यों में दिल जोड़ते हैं तो जीवन में गहराई अपने आप आ जाती है। चैप्टर 9, अपने भीतरी संसार पर अधिकार पाएं। आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतरी संसार का आईना होती है। अगर आपके विचार बिखरे हुए, चिंतित या नेगेटिव हैं तो आपके कार्य भी उसी अस्त व्यस्तता को दर्शाएंगे। लेखक याद दिलाते हैं कि परमानेंट शांति और स्पष्टता बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि भीतर की दुनिया को समझने और संभालने से आती है। हर दिन हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ प्रेरक तो कुछ थकाने वाले। पहला कदम है जागरूकता। अपने भीतरी संवाद को देखना शुरू करें। क्या आपके विचार सहायक हैं या खुद को नीचे दिखाने वाले? क्या आप बार बार बिना पछतावों को दोहराते हैं या भविष्य की आकांक्षाओं में उलझे रहते हैं? अगर आप सजग नहीं हैं तो ये पैटर्न चुपचाप आपके व्यवहार और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। एक प्रभावशाली अभ्यास है जर्नलिंग। अपने विचारों को कागज पर उतारने से वे स्पष्ट होते हैं। आप उन्हें पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं और दिशा दे सकते हैं। धुंधली चिंता में फंसे रहने के बजाय आप उन्हें सामने लाकर बुद्धिमानी से संभालना सीखते हैं। लेखक एक और अभ्यास सुझाते हैं, स्केड्यूल्ड वरी, यानी तय समय पर चिंता करना। हर दिन 30 मिनट तय करें जब आप सिर्फ अपनी चिंताओं पर ध्यान देंगे। उस समय के बाद उन्हें छोड़ दें। अगर बाद में कोई चिंता मन में आए तो उसे लिख लें और अगले ब्रेक में देखें। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत रहना सीख जाएगा। एक और ज़रूरी बदलाव है दूसरों को दोष देने से बचना। दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है लेकिन यह आपकी शक्ति को छीन लेता है। जितना आप बाहर की कमियों पर ध्यान देंगे उतना ही कम ऊर्जा आपके आत्मविकास के लिए बचेगी। भूतकाल से सीखना जरूरी है लेकिन उसमें उलझे रहना हानिकारक है। गलतियां, हानि और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें अनुभव और ज्ञान का स्रोत बनाइए। जैसे एक संगीतकार गलत सुरों के बाद बेहतर बजाना सीखता है, वैसे ही आप भी हर्ट होकर से मजबूत हो सकते हैं अगर आप सीखने का चुनाव करें। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जब आप अपने भीतरी संसार पर अधिकार पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया भी आपके अनुरूप बदलने लगती है। चैप्टर 10, अपने जीवन के CEO बनिए। लेखक एक अत्यंत प्रभावशाली बात कहते हैं, अगर कुछ होना है तो वह मेरे कारण ही होगा।
इसका अर्थ है कि आपको अपनी आदतों, समय और अंततः अपने भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्लान की ज़रूरत होती है। इसका एक प्रभावशाली तरीका है डेली कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। यह आपके वैल्यूज़ और डायरेक्शंस को दिखाने वाली एक छोटी सी सूची होती है। यह हर सुबह आपको याद दिलाती है कि आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं और कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, चाहे वह दयालुता हो, ध्यान केंद्रित करना, कृतज्ञता या अनुशासन। इन्हें लिखिए, रोज़ पढ़िए और इन्हें अपने कार्यों का आधार बनाइए। इसके साथ उतना ही ज़रूरी है साहस। बहुत से लोग केवल प्रतिक्रिया में जीते हैं, उस समय का इंतज़ार करते हैं कि जब परिस्थितियाँ परफेक्ट हों, लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि साहसिक निर्णय ही चरित्र का निर्माण करते हैं। चाहे वह अपनी बात कहनी हो, कोई बदलाव शुरू करना हो या कुछ नया शुरू करना, हर एक्शन आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक कहानी में एक व्यक्ति अपने ट्रेन के सफर का उपयोग फोन चलाने में नहीं बल्कि स्ट्रेचिंग और छोटे व्यायाम करने में करता है। जहां बाकी यात्री इनएक्टिव रहते हैं, वह व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने विकास में लगा रहता है। यही है जीवन को नेतृत्व देना, बजाय उसके द्वारा बहाए जाने के। जर्नलिंग भी आत्म नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप नियमित रूप से लिखते हैं तो अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं और अपने डर का सामना करते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी को एक झटके में बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ एक छोटा सा बेहतर निर्णय, एक सोच समझकर चुनी गई आदत, एक साहसी कदम, इसी तरह परिवर्तन शुरू होता है। सारांश, आंखें बंद कीजिए, अपनी अंतिम विदाई की कल्पना कीजिए। कौन कौन वहाँ है, क्या कह रहे हैं वे। यह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। इस किताब में लेखक सिखाते हैं कि दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ कैसे करें, शिकायतों की जगह समाधान कैसे लाएं, लक्ष्य से ज़्यादा विकास पर ध्यान क्यों दें, खेलें, हंसें, बांटें, माफ़ करें, अपने जीवन के लीडर खुद कैसे बने। आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक विचार लीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए और फिर अगला।